हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड 2.0 में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए। जो बच्चे क्लास 9th में हैं उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो क्लास 9th के लिए बच्चों के लिए SST, जिसको आप लोग सोशल साइंस कहते हैं, सामाजिक विज्ञान, तो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वैसे क्वेश्चंस लेके आए हैं, एकदम सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है बच्चों, जो आप लोगों का डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इस सिंगल वीडियो को अच्छा से याद कर लीजिए, कम से कम नहीं तो आप लोग का 15 से 20 नंबर इसी वीडियो से आने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे आपका जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, VVI क्वेश्चंस है। और हाँ बच्चों, अगर अभी भी आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो डेली जीके का क्वेश्चंस होता है, प्रार्थना सभा में जो पूछा जाता है उसका क्वेश्चन अपलोड होता है। साथ ही साथ आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट रेल प्रोजेक्ट का जो वीकली टेस्ट होता है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से अपलोड होता है। इसीलिए बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ बच्चों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो और आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को लाइक करने से हम लोग मुझे मोटिवेट होता है, और मोटिवेट होने के बाद अगर आप लोग का लाइक अच्छा जाता है तो हम लोग एग्ज़ाम से पहले ओरिजिनल क्वेश्चंस लाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए बच्चों, वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के बीच में क्लास 9 के SST का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान। जो जल भाग 3 ओर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, खाड़ी कहते हैं। जो 3 भाग से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी इज द राइट आंसर बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का जो है पड़ोसी राज्य है? तो झारखंड का पड़ोसी राज्य है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन में से आप लोगों का पहला ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। हाँ बच्चों, यही जो पहला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि झारखंड का पड़ोसी राज्य बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, उत्तर प्रदेश भी है ना, और छत्तीसगढ़ भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप लोग का ऑप्शन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हिमालय, गंगा, नंदा देवी, हाँ ये सही है बच्चों। उत्तरी मैदान खादर, ये भी सही है। भारतीय मरुस्थल बरखान, ये भी सही है बच्चों। तो इस प्रकार जो सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी इज द राइट आंसर बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन वाला प्रदेश है? सघन मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पे सामने सामने हो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 4 का बी हो जाएगा, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो है वो सबसे ज़्यादा सघन वाला जनसंख्या वाला है। 4 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कथन है, गंगा जो नदी है, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, ये कथन है बच्चों। तो इसका निष्कर्ष है, कारण में बताया गया, गंगा नदी जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है, और गर्मी में हिमालय के बर्फ़ पिघलने से गंगा नदी जल प्राप्त होता है। तो ये कथन था ऊपर बच्चों, नीचे में निष्कर्ष है, कारण है। तो क्या दोनों सही है? तो यहाँ पे बोला राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का डी इज द राइट आंसर। कथन और कारण दोनों सही है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी जो है हिमालय से निकलती है, ये सही बात है, और गर्मी में हिमालय बर्फ़ पिघलता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गर्मी के महीने में हिमालय जो है, हिमालय पहाड़, वो क्या होता है? पिघलता है, और पिघलने से गंगा नदी में पानी प्राप्त होता है। और साथ साथ में गंगा नदी में आप लोग को पता होगा सालों भर प्रवाहित पानी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया बच्चों डी, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंचाई में है, नौ संचालन में है, जल विद्युत में है। तो बच्चों सारे में हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु आरंभ होती है? तो जब भारत में मानसून आती है तो कौन सा ऋतु आरंभ होती है? ऑप्शंस देखिए बच्चों। तो
ग्रीष्म ऋतु है कि वर्षा ऋतु है कि शीत ऋतु है कि शरद ऋतु। तो बच्चों आप लोग को पता होगा मानसून का मतलब होता है लगभग बारिश से संबंधित है, तो ये वर्षा ऋतु आता है। तो जब मानसून आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वर्षा ऋतु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में पूछा गया जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो बच्चों जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं बच्चों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। जनसंख्या संरचना कहते हैं, अनुपात कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो बच्चों आप लोग को पता होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। कि जितना 1000 पुरुष में जितना महिला होती है उसे हम लोग लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है, मतलब कोई बच्चे जन्म लेता है तो उसका सही अर्थ क्या है। तो 10 का पूछा गया है तो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में से जितने बच्चों का जन्म होता है, बिल्कुल सही है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 वर्ष में जितना 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे कहते हैं जन्म दर। जन्म दर में मृत्यु बच्चों का काउंट नहीं होता है बच्चों, केवल जन्म जो बच्चे होते हैं जीवित बच्चों का जन्म उसी को काउंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। तो कानून कहाँ बनता है बच्चों, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, संसद में। कहाँ कानून बनता है, संसद पे बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका में जो वहाँ पे रंग काला और गोरा का लड़ाई होता था बच्चों, तो उसका जो रंगभेद आंदोलन कब समाप्त हुआ था, तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1994 में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 26 अप्रैल 1994 में ख़त्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में पूछा गया लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो 13 का राइट आंसर होगा बच्चों, बहुत फेमस व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन। तो ये जो परिभाषा दिया गया है जनता के द्वारा जनता का शासन किसने दिया था, तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 13 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी याद रखिएगा दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। इसमें बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी जिसमें शुरुआत में आपका अस्थायी तौर से सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अध्यक्ष, लेकिन बाद में अस्थायी रूप से आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो अस्थायी पूछेगा बच्चों अस्थायी तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछेगा तब सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये आप लोग इसी बार चुनाव हुआ था लोकसभा जिसमें नरेंद्र मोदी का जो सरकार बना है बीजेपी का, तो उसमें टोटल आप लोगों का लोकसभा में कितने सीटों पे वोट हुआ था बच्चों। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी 543। अगर आप लोग निर्वाचन आयोग जहाँ पे आप लिखिएगा इलेक्शन रिजल्ट लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट आप लोग गूगल पे देखिएगा, वहाँ पे खुल के आएगा, साइट खोलिएगा जहाँ पे दिखाएगा टोटल 543 सीट पे हुआ था चुनाव। तो याद रखिएगा लोकसभा चुनाव के लिए भारत में निर्वाचन कितने क्षेत्र में बांटा गया है 543, 15 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया हमारा संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये आप लोग को याद होगा मौलिक अधिकार कितना है बच्चों, टोटल मौलिक अधिकार 6 है, यानी कि 16 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसमें कौन हिस्सा लेता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका गृह मंत्री। गृह मंत्री जो हैं वो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, जिलाधीश नहीं होते हैं, गृह मंत्रालय के सचिव वगैरह नहीं होता है, पुलिस महानिदेशक नहीं होता है। तो सी इधर राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है, गृह मंत्री, यानी कि अमित शाह भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कहाँ होता है। मान लीजिए सरकारी निर्णय अगर सरकार कोई निर्णय लेता है उसमें विवाद आता है तो उसका निपटारा कहाँ होता है। तो बच्चों याद रखिएगा इसका सर्वोच्च न्यायालय में, जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे इसका निपटारा होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो किसी भी जब राज्य में या सरकारी निर्णय में अगर कुछ विवाद उठता है तो कहाँ निपटारा होता है, सर्वोच्च न्यायालय में। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया
किस नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा बच्चों दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी द राइट आंसर। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 19 का बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका मेन जो हेड है वो कौन होता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का सी, प्रधानमंत्री। तो चूँकि मंत्रिपरिषद का ये अध्यक्ष होते हैं, सारा मेन निर्णय लेते हैं, तो इसीलिए केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। 20 का सी इज द राइट आंसर बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? एक ही वर्ष के अंतर्गत जब आप एक ही भूमि में कई किस्म के फसल लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पालमपुर का जो कहानी था उसमें से कौन सा इसका कथन जो है उसका सही होगा बच्चों? ऑप्शन है पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ये बिल्कुल सही है बच्चों। 450 परिवार था जिसमें से 1/3 के पास वहाँ पर खेती करने के लिए भूमि नहीं था। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 22 का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है जापान जैसे देश जो है अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश करता है? तो जापान जो है अपना देश में सबसे ज़्यादा निवेश किस पर करता है? तो याद रखिएगा बच्चों, जापान जो है उस पढ़ाई को लेकर, यानी कि एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं, है ना, सभी देशों की तुलना में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 23 का ए। तो जापान, इसीलिए जापान जो है टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है बच्चों, क्योंकि वहाँ पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, एजुकेशन को लेकर। तो 23 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जापान सबसे ज़्यादा किस पे निवेश करता है? निवेश का मतलब खर्च, सबसे ज़्यादा खर्च किस पे करता है? पढ़ाई लिखाई पे, यानी कि शिक्षा पे, एजुकेशन पर। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलाप नहीं आते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र में जो है नहीं पूछा गया है, नहीं आते हैं। तो बच्चों जो खनन है वो तृतीयक क्षेत्र पे नहीं आते हैं। देखिए जितना भी सेवा वाला सिस्टम होता है ना, सेवा, जहाँ पे आप लोग किसी को सेवा देते हैं तो वो आता है तृतीयक में। जैसे बैंकिंग हम लोगों को सेवा देता है तो तृतीयक में आएगा। शिक्षा, हम लोग किसी को पढ़ा रहे हैं तो यानी कि किसी को सेवा दे रहे हैं तो तृतीय में क्या आ जाएगा? पर्यटन तृतीयक में आ जाएगा। इसलिए बच्चों आप लोगों का नहीं वाला पूछा था तो क्या हो जाएगा? खनन। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका खनन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? तो भारत सरकार जो है स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा जो है योजना को ज़्यादा कार्यान्वित किया? तो दोपहर के भोजन की योजना। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे नहीं भी स्कूल जाते हैं तो गार्जियंस क्या है कि भोजन के लिए भी भेज देते हैं कि वहीं पे खाना पीना मिल जाएगा, है ना। इसीलिए बच्चों इसको उपस्थिति बढ़ाने के लिए दोपहर का भोजन, जिसको मिड डे मील बोलते हैं, उसको योजना स्टार्ट किए हैं। ये बहुत दिन से चल रहा है बच्चों। तो दोपहर के भोजन की योजना चलाया गया है, इसके लिए उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिस निर्धनता को कम करने के लिए अनाज का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधार किया? तो वहाँ गरीबी को दूर करने के लिए जो वितरण प्रणाली है उसको सुधार किया, कौन सा राज्य है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदन को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। पहले ये चलता था बच्चों नरेगा के नाम से, उसी का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। इसमें आपको अगर आप आवेदन देते हैं जाके तो 15 दिन के अंदर आपको काम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगार भत्ता का आप हकदार हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष है 27 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 2400 कैलोरी। आपका जो ग्रामीण इलाका में जो क्षेत्र में जो आपका कितना कैलोरी का स्वीकृति मिला है बच्चों? तो राइट आंसर याद रखिएगा 28 का ए, 2400 कैलोरी की आवश्यकता पास स्वीकृति दी गई है ग्रामीण इलाकों में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया किसके माध्यम से सरकार द्वारा
अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया जाता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, भारतीय खाद्य निगम। तो किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। तो 29 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के बीच में ए, निर्गम कीमत। क्या कहते हैं उसे? निर्गम कीमत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक जो पुस्तक है उसका रचना कौन किए हैं? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यही किए थे, मॉन्टेस्क्यू ने किए थे। यार किताब का नाम याद रखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा? मॉन्टेस्क्यू ने बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। यहाँ से देखिएगा बच्चों, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सिलेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो याद रखिएगा लुई 16वां का। किसका था? लुई 16वां आपका। फ्रांसीसी जब क्रांति वहाँ पर हो रहा था उस टाइम उसका वहाँ का शासक था लुई 16वां। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 में। अब नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी कौन थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा, वहाँ के जो वाइमर गणराज्य के समर्थक थे वो उनके अपराधी थे। तो 33 का जो नवंबर के अपराधी कौन थे याद रखिएगा, वाइमर गणराज्य के समर्थक। तो बच्चों अगर आप लोगों का एग्ज़ाम पास करना है तो देखिए आप लोग का जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस होने वाले हैं, एमसीक्यू। तो हम जिस आप लोग का एवरीडे 9th क्लास के लिए एमसीक्यू लेकर आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चंस होंगे। अगर सारे वीडियो आप लोग देखते चलेंगे तो गारंटी देते हैं आप लोग को बच्चों, आप लोग का एक अच्छा मार्क्स आने वाला है। आप लोग का 40 में से 40 मार्क्स एकदम कन्फर्म है बच्चों, आ जाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को सबसे पहले एकदम अच्छे से देखिए। एक बार में याद नहीं होता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन कंप्लीट अच्छे से याद कर लीजिए। होता क्या है बच्चों कि आप लोग पढ़ें एक बार लगेगा कि याद हुआ है लेकिन याद नहीं होता है, इसलिए दोबारा भी वीडियो आप लोग देख लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए। याद जितना अच्छे से याद करेंगे आप लोग को एग्जाम में उतने ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों। अगर अभी भाई आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस जो है आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं। और हाँ बच्चों, आप लोग के एग्जाम के बाद आंसर की भी इसी में सबसे पहले अपलोड होगा। तो आप जब एग्जाम दे के आइएगा तो आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग जरूर मिलाने आइएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है बच्चों? तो इसको कहते हैं घेटो। तो 34 का भी ये इधर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, घेटो कहते हैं। किसी समुदाय को दूसरा समुदाय से अलग रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? घेटो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, भारत का जो वन महानिदेशक थे वो कौन था? तो सबसे पहले का बात कर रहा है जो बहुत फेमस व्यक्ति थे बच्चों, जिसका नाम था ब्रैंडिस। क्या नाम था? ब्रैंडिस। तो भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? ब्रैंडिस था बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, झूम खेतु को घुमंतु खेतु भी कहते हैं। यानी कि झूम खेतु यानी कि खेती घूम घूम कर, वैसे किसान जो पहले एक जगह पे खेती करते थे, वहाँ पे खेती करने के बाद फिर दूसरा जगह चल जाते थे, तो घूम घूम कर खेती करने वाले को झूम खेती कहते हैं, यानी कि घुमंतु खेती कहते हैं बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 36 का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों अगर याद रखिएगा, आधुनिक में पूछेगा तो 1966 होगा, लेकिन अगर आप लोग का आज़ादी से पहले पूछेगा तब 1864 याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन में बच्चों यहाँ पे 1864 है, तो 64 होगा। ये ब्रिटिश टाइम का है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम। तो उस टाइम वन का जो अधिकारी था उसका वन का स्थापना कब हुआ था? 1864 पे, ठीक है बच्चों। अगर 1864 नहीं रहेगा, आधुनिक वाला पूछेगा तो याद रखिएगा 1966 भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांस की क्रांति कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो राइट आंसर याद रखिएगा ए, 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया, औपनिवेशिक सरकार के अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? तो अपराधी जनजाति अधिनियम बच्चों आप लोगों का 1871 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो जो औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? 1871 इज द राइट आंसर बच्चों, 39 का बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई? जो रूस की क्रांति थी वो कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, यानी कि 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। तो बच्चों अगर वीडियो को आप लोग को लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग सबसे पहले अपने सहपाठी को शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस सब्जेक्ट का चाहिए ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैथ का क्वेश्चन एकदम व्याख्या सहित बच्चों बता दिया गया। अगर आप उस मैथ वाला वीडियो को देख लेते हैं, कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, तो आप लोग का मैथ का लगभग 80% आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों साइंस का भी क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, उसको भी एक बार वॉच कर लीजिएगा। आप लोग के अलग से क्लास 9 के बच्चों के लिए क्लास 9 के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड। नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके बताइएगा किस सब्जेक्ट का चाहिए।